हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो डिटेल में इसके कंपोजिशन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि प्लांट सेल वॉल कैसे बनती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होती है सेल वॉल। तो अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें तो ये है एक आउटर रिजिड एंड पोरस स्ट्रक्चर जो कि प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन देता है और एक फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क से क्या मतलब है कि आप कभी भी प्लांट की सेल बनाते हो तो उसको पॉलीहेड्रल शेप में बनाते हो। जब हम एनिमल सेल बनाते हो तो उसको कुछ इस तरह ओवल बनाते हैं, लेकिन जब भी हम प्लांट सेल बनाते हैं तो उसको पॉलीहेड्रल शेप में बनाते हैं। तो ये पॉलीहेड्रल शेप जो प्लांट सेल की आती है वो इसी सेल वॉल की वजह से होती है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल की जो ये सेल वॉल होती है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एनिमल्स में स्केलेटन होते हैं, ह्यूमंस में स्केलेटन होते हैं, वैसे ही प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसको एक स्केलेटन की तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल वॉल क्या क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है, फ्रेमवर्क देती है सेल्स को, और ये क्या काम करती है? ये पैथोजन से भी बचाती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी काम आती है। इसके अलावा सेल्स को टर्जिडिटी देती है जिससे सेल्स लाइसिस होने से बचती हैं। तो जब हमने प्रोकैरियोट्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि उनमें भी सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फंगाई वगैरह में भी सेल वॉल पाई जाती है, वो काइटिन की बनी होती है। लेकिन यहाँ हम प्लांट सेल वॉल पर फोकस करने वाले हैं। तो प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। प्लांट सेल की सेल वॉल में मेन कॉम्पोजिशन सेल्यूलोज का होता है। इसके अलावा भी और कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम अभी समझेंगे। इसके अलावा एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं हो। तो सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल वॉल सबसे पहले देखी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को भी, लेकिन उन्होंने कॉर्क में सेल को देखा था जो कि एक लिविंग सेल नहीं होती, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं था और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। तो जो उन्होंने देखा वो थी प्लांट की सेल वॉल। तो इसीलिए सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट भी रॉबर्ट हुक को ही जाता है। तो अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो अगर प्लांट सेल के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसको हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक फाइब्रस एलिमेंट और दूसरा नॉन फाइब्रस जेल लाइक मैट्रिक्स। तो ये जो फाइब्रस एलिमेंट होता है ये प्रेजेंट रहता है इस नॉन फाइब्रस जेल लाइक मैट्रिक्स में। अगर फाइब्रस एलिमेंट में देखें तो सेल्यूलोज एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है फाइबर्स की फॉर्म में जो सेल को रिजिडिटी देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। उसके अलावा जो नॉन फाइब्रस जेल लाइक मैट्रिक्स होता है उसमें हम हेमीसेल्यूलोज देखते हैं, प्रोटीन्स और पेक्टिन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइब्रस एलिमेंट को समझ लेते हैं जिसमें हमने बात की सेल्यूलोज की। तो अगर सेल वॉल में सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल की फॉर्म में। ये सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले सेल्यूलोज है एक होमोपॉलीसैकेराइड, और इसमें क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं, एक टाइप की शुगर मोनोमर होती है, और इसमें कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है सेल्यूलोज, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती है कि लीनियर पॉलीमर है। तो कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज के मोनोमर या मॉलिक्यूल बनाते हैं एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल। और सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल जिस फॉर्म में सेल्यूलोज सेल वॉल में प्रेजेंट होता है उस सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल को बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 36 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल एज ए बंडल बनते हैं। ये जो 36 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स का बंडल होता है इसमें सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और एक लीनियर फॉर्म में, मतलब एक दूसरे के पैरेलल अटैच होते हैं। तो एक सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल में 36 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल होते हैं और एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल बनता है थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मोनोमर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जूम करके आप इस पिक्चर को ले सकते हो। तो इसमें ग्लूकोज के मोनोमर्स भी दिख रहे हैं और ये इसमें सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं? 36 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे अरेंज होते हैं? ये पैरेलली अरेंज होते हैं सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल एक सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल में, और ऐसे कई सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल सेल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। सेल वॉल में प्रेजेंट सेल्यूलोज का पॉलीमराइजेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में।
कौन से एंजाइम के थ्रू? सेल्यूलोज सिंथेसिस के थ्रू। तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल की फॉर्म में, और ये कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं या कहाँ पे पॉलीमराइज होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाय सेल्यूलोज सिंथेस के। तो अगर फंक्शन की बात करें सेल्यूलोज की सेल वॉल में, तो सेल्यूलोज सेल वॉल को रिजिडिटी देने का काम करता है। तो जितनी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है सेल वॉल में, वो इस सेल्यूलोज की वजह से ही होती है। अब ये बात हो गई सेल्यूलोज की। नेक्स्ट हमने देखा था कि मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, तो उस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है हमने देखा, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और थर्ड थे प्रोटीन्स। तो ये जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? ये गोल्जी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और सिक्रीटिव वेसिकल्स के थ्रू बाहर सिक्रीट कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हेमीसेल्यूलोज की बात करें तो ये है एक ब्रांच हीट्रोपॉलीसेकेराइड। अभी हमने सेल्यूलोज की बात की, वो था लीनियर होमोपॉलीसेकेराइड। यहाँ पर ब्रांच हीट्रोपॉलीसेकेराइड होता है हेमीसेल्यूलोज। इसमें ग्लूकोज के साथ साथ साइड चेन्स होती है जाइलोज की, गैलेक्टोज की और फ्यूकोज की। अब इसका क्या काम होता है? तो जितने भी सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल होते हैं उनको क्रॉस लिंक करने का काम करता है ये हेमीसेल्यूलोज। अब नेक्स्ट बात आती है पेक्टिन की। तो पेक्टिन भी एक हीट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें गैलेक्टोयूरोनिक एसिड और रेमनोज आपको मिलेगा। और पेक्टिन का क्या काम होता है? पेक्टिन वाटर को होल्ड करता है सेल वॉल में और ये एक हाइड्रेटेड जेल की तरह बना लेता है। तो ये पेक्टिन कमर्शियली भी अवेलेबल होता है और इसको कमर्शियली प्यूरिफाइड पेक्टिन को फ्रूट जूस के साथ मिलाकर जैम्स और जेलीज तैयार की जाती हैं। तो जितने भी जैम्स और जेलीज आप खाते हो उसमें प्यूरिफाइड पेक्टिन प्रेजेंट रहता है जो कि फ्रूट जूसेस के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। तो प्लांट की सेल वॉल में भी पेक्टिन का वही काम होता है कि ये एक हाइड्रेटेड जेल बनाता है। इसके अलावा जब हम फंक्शंस देखेंगे सेल वॉल के तब बात करेंगे कि पैथोजन से भी लड़ने में ये पेक्टिन हेल्प करता है सेल वॉल को। नेक्स्ट बात थी प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सपेंसेस जो हेल्प करते हैं सेल ग्रोथ में। अब यहाँ पर आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। हम बात करते हैं कैसे अरेंज होते हैं ये मैट्रिक्स में सेल्यूलोज। तो यहाँ पर आप देखो ये सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल है जिनकी हमने पीछे बात की। और नेक्स्ट मैट्रिक्स में प्रेजेंट चीज़ें थी हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और ग्लाइकोप्रोटीन। तो हेमीसेल्यूलोज क्रॉस लिंक का काम करते हैं, ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल को जोड़ने का। उसके बाद कुछ पेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो ब्राउन कलर के आपको थ्रेड से दिख रहे होंगे। और नेक्स्ट कुछ प्रोटीन्स होते हैं और उसके अलावा हाइड्रेटेड जेल होता है जिसमें वाटर वगैरह अब्जॉर्ब रहता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किस तरह से सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है मैट्रिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल वॉल में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जब एक सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल बनती है, तो उनके बीच में एक मिडिल लैमेला डेवलप होती है। ये मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी जो मिडिल लेयर होती है या मिडिल लैमेला होती है, ये क्या काम करती है? सीमेंटिंग का काम करती है ये दो सेल्स के बीच में। अब इसके बाद अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सबसे ऊपर मिडिल लैमेला रहती है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल और नीचे उसके आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है। तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैसे ये सेल वॉल में लेयर्स अरेंज रहती है। तो सेल 1 है, ये आप ऊपर वाले डायग्राम में देखो, और ये सेल 2 है। तो ये दो सेल बनी है डिवीज़न से, और डिवीज़न के जस्ट बाद जो सबसे पहले डेवलप होती है वो है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला अभी हमने पीछे बात की कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है और ये दो सेलों के बीच सीमेंटिंग का काम करती है। तो आप देख भी रहे होंगे ये जो येलो कलर की है ये है मिडिल लैमेला, दो सेल इससे जुड़ी रहती हैं। अब इसके बाद जो सेल में डेवलप होती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। तो यहाँ पर जिसमें प्राइमरी सेल वॉल 1 लिखा हुआ है वो इस सेल की प्राइमरी सेल वॉल है, और जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वो सेल नंबर 2 की प्राइमरी सेल वॉल है। तो प्राइमरी सेल वॉल उन सेल्स में प्रेजेंट होती है जिसमें ग्रोथ अभी हो रही होती है, मतलब इनकी ग्रोथ अभी स्टॉप नहीं हुई है, ये ग्रोइंग पीरियड में है। क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल एक थिन और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये अलाउ करता है सेल को ग्रो होने में। प्राइमरी सेल वॉल में सेल वॉल के कंपोनेंट्स हमने देखे थे, यानी कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और
पैक्टिन, ये तीनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों का अगर अमाउंट की बात करें तो लगभग इक्वल अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी सेल वॉल में। प्राइमरी सेल वॉल में अगर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो सेलुलोज अरेंज होता है वो रैंडमली अरेंज होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता। तो प्राइमरी सेल वॉल एक तो मिडिल लैमेला के बाद डेवलप होने वाली लेयर है, इसके अलावा इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं। ये थिन है और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जिससे कि ये अलाउ करता है सेल को डेवलप होने में। अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद अगर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब ये है कि वो सेल ग्रो होना स्टॉप हो चुकी होती है, तो उन सेल्स में फिर ग्रोथ नहीं होती। जैसे आप इस सेल 2 में देख रहे हो, आपको सेकेंडरी सेल वॉल दिखाई दे रही होगी। सेकेंडरी सेल वॉल कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती, उसके बीच बीच में आपको कुछ गैप्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम पिट भी कहते हैं। तो इन पिट्स के बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल लेयर्स में प्रेजेंट रहती है, जैसे S1, S2, S3। तो पहले S1 डेवलप होती है, उसके बाद S2 और फिर S3, ये इनका डेवलप होने का ऑर्डर है। अब प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है। जैसे आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर है प्राइमरी सेल वॉल और यहाँ पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इन दोनों के बीच में ये सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल के अगर कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है वो 50 to 80% होता है और इन सेल वॉल में, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल में, पैक्टिन नहीं होता। अब पैक्टिन ना होने की वजह से क्या होता है, पैक्टिन क्या काम करता है, हमने पीछे देखा कि ये होल्ड करता है वाटर को। तो अब अगर पैक्टिन नहीं होगा सेकेंडरी सेल वॉल में तो सेकेंडरी सेल वॉल और ज़्यादा रिजिड और थिक बन जाएंगी और ये फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। तो वाटर क्योंकि नहीं होता इसीलिए ये एक रिजिड और थिक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसके अलावा स्ट्रेंथ इनमें आती है लिग्निन से भी। तो सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन क्या है, लिग्निन एक फिनोलिक कंपोनेंट है जो कि एक पॉलीमर होता है। तो लिग्निन से भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ आती है सेकेंडरी सेल वॉल में। सेकेंडरी सेल वॉल में जो सेलुलोज होता है, जैसा हमने प्राइमरी सेल वॉल की बात की कि रैंडमली अरेंज होता है सेलुलोज, यहाँ पर सेलुलोज हाईली ऑर्डर्ड मैनर में प्रेजेंट रहता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, थिक और रिजिड स्ट्रक्चर है। इसके बाद सेल में कोई ग्रोथ नहीं होती, इसमें पैक्टिन बिल्कुल नहीं होता या लगभग एब्सेंट होता है, जिससे कि ये और ज़्यादा रिजिड और थिक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें लिग्निन भी प्रेजेंट होता है जो कि एक फिनोलिक रेजिड्यू है और ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। इसके अलावा ये लेयर्स में डेवलप होती है, बीच बीच में पिट्स रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एक इंडिविजुअल सेल है जिसमें बाहर की तरफ आपको दिख रही होगी प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बीच में ये सेकेंडरी सेल वॉल के लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 है और बाहर की तरफ ये येलो कलर की जो है ये है मिडिल लैमेला। इसके अलावा सेल टू सेल कम्युनिकेशन या सिग्नल्स भेजने के लिए सेल वॉल में कुछ प्लाज्मोडेस्माटा भी होते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम होता है, सेल टू सेल सिग्नल्स को भेजना और उनके बीच में कनेक्टिविटी बनाना। ये प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डेस्मोड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो सिग्नल्स को लाने और ले जाने का काम करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल इसके अलावा उन सेल्स में प्रेजेंट होती है जो वाटर कंडक्ट करती हैं और सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं। इसके अलावा रेयरली प्रेजेंट किसी किसी सेल में आपको टर्शरी सेल वॉल भी देखने को मिलती है जो अगेन रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती है। तो ये था सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं तो ये सेम ही पॉइंट्स लिखे हुए जो हमने पीछे डिस्कस करे। जैसे प्राइमरी सेल वॉल में इक्वल अमाउंट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स होते हैं। सेलुलोज रैंडमली अरेंज होता है। इसके अलावा प्राइमरी सेल वॉल एक थिन और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ये उन सेल्स में प्रेजेंट होता है जो ग्रो कर रही होती हैं। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो ये जनरली पैक्टिन लैक करती हैं। इनमें 50 to 80% सेलुलोज होता है। लिग्निन भी प्रेजेंट होता है जो कि एक फेनोलिक रेसिड्यू है और सेलुलोज हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज रहता है सेकेंडरी सेल वॉल में। अब ये सेल टू सेल कनेक्शन किससे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से, जो ये आपको दिख रहे होंगे येलो कलर के थ्रेड जैसे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मिडिल लैमेला जो है वो येलो कलर की है, ये डार्क येलो। उसके बाद
हमें क्या देखने को मिलती है, प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन जो कि ग्रीन कलर की आपको दिख रही होगी, और अंदर जो ये मैरून कलर की है सेकेंडरी सेल वॉल है। तो ये उन सेल्स में प्रेजेंट होती है जिनकी ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने सेल वॉल के कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर को समझा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि सेल वॉल होती है एक पोरस रिजिड स्ट्रक्चर जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है सेल को। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स की डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा कि फाइब्रस एलिमेंट होता है एक कंपोनेंट और दूसरे में नॉन फाइब्रस जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। फाइब्रस एलिमेंट जिसमें सेल्यूलोज होता है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, पॉलीमराइज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। नॉन फाइब्रस जेल लाइक मैट्रिक्स में हमने हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन्स और पैक्टिन्स देखे थे जो कि गोल्जी बॉडी से सिंथेसाइज किए जाते हैं। उसके बाद हमने प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को डिस्कस किया। प्राइमरी सेल वॉल थिन और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन सेम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल जो उन सेल्स में प्रेजेंट होती है जिनकी ग्रोथ स्टॉप हो चुकी होती है। ये एक रिजिड और थिक स्ट्रक्चर है और इसमें सेल्यूलोज का कंटेंट 50 to 80% होता है और पैक्टिन लगभग एब्सेंट होता है। पैक्टिन के एब्सेंट होने से इसमें ज़्यादा रिजिडिटी आती है। तो इसके बाद यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने सारे कॉम्पोजिशन जो हैं सेल वॉल के, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन्स, उनको एक टेबल की फॉर्म में कंपाइल कर दिया है। तो आप यहाँ पर कंपोजिशन को भी देख सकते हो और क्या क्या फंक्शंस हैं उनके मेन, वो भी नोट डाउन कर सकते हो। तो ये जस्ट आपको ईजिली रिमेंबर रखने के लिए। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और ध्यान से समझा है तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि एक सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल में लगभग कितने सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।